अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, ऐसी ये बात रखे। आज की बात, अल्लाह ताला हमें हर कोशिश का सिला देता है, चाहे हमें फ़ौरन नज़र ना आए। तो अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए और उम्मीद रखनी चाहिए किसी अच्छे की। आज फिर से एक ऑर्डर रिसीव हुआ तो मैंने सोचा कि इसका भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि क्वालिटी कैसी रही। ये भी हमने तीमू से ही ऑर्डर किया था। ये था एक तवा जो कि हमने चेक करने के लिए ऑर्डर किया कि किस तरह का आता है। देखने में अच्छा लग रहा है लेकिन काफ़ी हल्का था। अब यूज़ करके देखेंगे कि इसकी क्वालिटी कैसी है। इसके बाद मैंने कुछ ऑर्डर किए थे, स्टाइलर स्कार्फ जो होते हैं। विंटर में भी मैंने किए थे, शिफॉन स्टाफ में बहुत अच्छे आए थे। प्राइस भी उनकी बहुत रीज़नेबल थी। तो मैंने सोचा कि गर्मियों के लिए भी कुछ ऑर्डर कर लेती हूँ। ये 3 का बंडल था, 7 यूरो में ये मिले। काफ़ी अच्छे हैं। इनको जब मैंने ओपन किया तो इनकी लेंथ इतनी अच्छी थी कि बिल्कुल जितना दुपट्टा होता है उस तरह इसकी लेंथ थी। एक कलर ऐसा था जो कि मुझे चाहिए था लेकिन इन बंडल्स में नहीं मिल रहा था, तो वो फिर मैंने सेपरेट किया। वो भी मेरे ख्याल से 2 से 3 यूरो का था। बहुत मुनासिब प्राइस थी उसकी भी। अभी कुछ चीज़ें हमें रिसीव नहीं हुई, जब वो मुझे रिसीव होंगी तो मैं उनका भी एक्सपीरियंस आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इनमें सिर्फ यही स्कार्फ़ और कुछ बटन मैंने ऑर्डर किए थे। आज की वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो ये है कि मैं आपके साथ अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, पाकिस्तान से जर्मन वीज़ा लेने तक और फिर जर्मनी आने तक जो जो चीज़ें फ़ेस करनी पड़ी, कहाँ पर मुझसे गलती हुई और क्या करना चाहिए, क्या बेहतर होता है, वो सब मैं शेयर करूँगी। और जब आप चाहते हैं, एम्बेसी गई जब मैं या फिर एग्ज़ाम देने गई हूँ, वहाँ पे कुछ लोग ऐसे मिले, ऐसे देखे कि उनसे कौन सी गलतियाँ हुई जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़ी। तो जितना हो सके मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी और उसके बाद जो बाकी चीज़ें रह जाएंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ अपना जो मुकम्मल मेरा एक्सपीरियंस है ना वो शेयर करूँगी। क्योंकि जब मैंने आना था, जब मैंने एग्ज़ाम देना होता था या फिर जब मेरा अपॉइंटमेंट आई, मैं भी सर्च करती रहती थी। इस तरह की चीज़ें बहुत सी मालूमात मिल जाती थी लेकिन कुछ इस तरह की चीज़ें होती थी जो सर्च करने के बावजूद उस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी जो कि मुझे चाहिए होती थी, जिससे हम सेटिस्फाई हो जाएं। तो सबसे पहला स्टेप होता है अपॉइंटमेंट लेने का। अपॉइंटमेंट जब आप लेते हैं तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है। एक तो ये कि आप किसी के थ्रू भी ना लें। एक सिंपल सा मेल करना होता है एम्बेसी में जिसमें आपका पासपोर्ट नंबर होता है और आपने उन मेंबर का बताना होता है जितनों के लिए आपने जो है ना आपको वीज़ा चाहिए। हमने शादी के फ़ौरन बाद जो है ना वो वीज़ा अप्लाई नहीं किया था, वहाँ पे अपॉइंटमेंट नहीं ली थी। 1 साल के बाद जब मेरी बेटी हो गई थी तो तब हमने अप्लाई किया, क्योंकि वहाँ पर मेंबर बताने होते हैं कि कितने मेंबर जाना चाहते हैं, वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो एक मैं थी और एक मेरी बेटी। जब हम वीज़ा अप्लाई करते हैं, उनको मेल सेंड करते हैं एम्बेसी में, तो ये सब मेंशन करना होता है। एक आपका पासपोर्ट नंबर सिर्फ मदर का लगता है और मदर का ही लगाना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी वहाँ पर देखे थे जो पासपोर्ट नंबर जो है ना उन्होंने जो अपॉइंटमेंट ली थी वो किसी और के पासपोर्ट से ली थी और जा कोई और रहा है। वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो अंदर नहीं जाने देते। पहली बात ये है कि जो मदर होती है उसके पासपोर्ट से अपॉइंटमेंट ली जाए। दूसरा ये होता है कि वहाँ पे जो मेंबर लिखे जाते हैं, जैसे कि मैं और मेरी बेटी थी तो हमने 2 मेंबर लिखे थे। आपके जितने बच्चे हैं खुद को उसमें काउंट करके उतने मेंबर वहाँ पर लिखें। कुछ लोग शादी से पहले या शादी के फ़ौरन बाद अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। उसके बाद जब कोई बेबी हो जाता है, अपॉइंटमेंट जब जिस दिन अपॉइंटमेंट का टाइम होता है, एम्बेसी आपको बुलाती है इंटरव्यू के लिए, उस दिन आपके साथ आपका बेबी भी होता है, फिर भी प्रॉब्लम होती है। मैंने इस तरह के भी बहुत से लोग वहाँ पे देखे थे और मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ जिनका मसला भी बन गया था कि जब आपने अपॉइंटमेंट ली, एक पर्सन ऐड था, अब 2 क्यों आए हैं। अगर आपने दोनों के लिए लेनी है, दोनों के लिए वीज़ा अप्लाई करना है, तो फिर दोबारा से मेल करें, उसमें मेंबर ऐड करें 2। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। और किसी भी एजेंट से, बहुत से एजेंट होते हैं जो बोलते हैं कि हाँ आप किसी से भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, वो आपको बोलते हैं कि हम आपकी मेल कर देते हैं, हम आपका काम करेंगे। तो जो पहले तो वो ये बोलते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और वाकई ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई बड़ी बात नहीं, आराम से खुद भी मेल कर सकते हैं। हमने उसके बाद खुद ही मेल की थी और सारा काम खुद किया। हमारे साथ भी ऐसे हुआ था कि जिस बंदे से हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेने गए, उसने बोला कि मैं आपकी मेल कर देता हूँ, बस एम्बेसी में कोई मसला नहीं है, ये तो फ्री ऑफ कास्ट है, इसके कोई चार्जेस नहीं होते। जिस टाइम फिर हमारी वहाँ से मेल का रिप्लाई आया, एम्बेसी ने रिप्लाई भेजा कि आप फ़लाँ डेट को आ सकते हैं, आपकी अपॉइंटमेंट है, तब उसने बोला कि इतने चार्जेस हैं, आप इतने पैसे दें, नहीं तो ये है वो है। मैं ना क्योंकि वो प्रूव भी करनी होती है ना, नहीं तो मैं कैंसिल कर देता हूँ, ये है वो है, मतलब बहुत ज़्यादा मसला बना। तो ये है कि आप खुद अपना काम, सारा काम खुद करें। आप हेल्प लें, गूगल से सर्च करें अगर किसी भी चीज़ की समझ नहीं आ रही, और बहुत सी वीडियोस भी बनी होती हैं, आप किसी से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जो कि इस प्रोसेस से गुजरे हैं। लेकिन किसी के थ्रू काम ना करवाएं। फिर लोग ऐसे ही बोलते हैं कि इतने पैसे दें और ये काम हो जाएगा, इतने पैसे दें और ये काम हो जाएगा।
प्रूव करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेके उसका जो है ना प्रिंट निकलवा लें, वो भी साथ लेके जाना होता है। फ़ाइल के सबसे ऊपर वो ही रखते हैं। दूसरा स्टेप होता है कि जब हम जाते हैं, जिस दिन हमारी अपॉइंटमेंट होती है, हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, वो जो फ़ाइल होती है उसको अरेंज करने की। तो उस फ़ाइल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वो सारे के सारे गूगल पर हैं, आप वहाँ पर देख सकते हैं। वो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको अरेंज कैसे करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट सबसे ऊपर रखना है, कौन सा दूसरे नंबर पर रखना है, ये सब भी उधर गूगल पे बताया होता है, उन्होंने सारी लिस्ट बनाई होती है। बाकी अगर आप खुद नहीं बना सकते, आप किसी एजेंट से ये बनवा लें। फ़ाइल हमने भी किसी से बनवाई थी, क्योंकि जो एक्सपर्ट होते हैं फ़ाइल बनाने में वो फिर उस तरीके से बनाते हैं। अगर फ़ाइल के पेपर अच्छे तरीके से अरेंज हों, एम्बेसी वालों पे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, वो आराम से आपका काम कर लेते हैं। बहुत से लोग ऐसे जाते थे कि उनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे होते, या फिर जो है ना ऊपर नीचे होते थे फ़ाइल में, उन्होंने सही तरह अरेंज नहीं किए, या फिर उनका जो साइज़ उन्होंने बताया है वो साइज़ नहीं है, डॉक्यूमेंट कुछ पुराने हैं कुछ नए हैं। इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप इन चीज़ों का ख्याल रखें। आप खुद कर सकते हैं तो आप खुद फ़ाइल भी खुद अरेंज करें। बहुत से लोग खुद ही अरेंज करके जाते थे और एम्बेसी को बहुत पसंद भी आती थी। जिस दिन हम एम्बेसी जाते हैं अपने बच्चों को भी साथ लेके जाएं जिनका आपने वीज़ा अप्लाई किया। मुझसे ये भी गलती हुई थी कि मैं अपनी बेटी को घर छोड़ के चली गई कि शायद इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी तबीयत ख़राब थी। लेकिन एम्बेसी ने मुझे फिर से रीकॉल दी, उन्होंने 1 वीक के बाद फिर से मुझे बुलाया कि आप दोबारा आएँ। अपने बच्चों को साथ लेके जाएं ताकि आपको भी दोबारा ना जाना पड़े। दूसरी बात ये है कि आपकी अगर 8 बजे अंदर अपॉइंटमेंट है ना एम्बेसी में, तो आपको बस से ना 6:30 बजे निकल जाना चाहिए। आपको बस में बैठ जाना चाहिए जो एम्बेसी तक लेके जाती है, क्योंकि ये तो आपको पता होगा कि लोकल जो गाड़ियाँ होती हैं ना, वो वहाँ अंदर नहीं जाती जहाँ से एम्बेसी का जो एरिया स्टार्ट होता है। लोकल गाड़ी से आपने उतरना है, फिर उसके बाद आपने चेकिंग करानी है, आपने दिखाना है कि आपकी आज अपॉइंटमेंट है। कुछ प्रोसेस होते हैं, अंदर भी कुछ प्रोसेस होते हैं, तो ये सब प्रोसेस होता है। इस हिसाब से वहाँ से निकलें। अगर आपके इंटरव्यू का जो टाइम है ना, ये सारे काम जो है ना ख़त्म हो जाए, आपने टोकन लेना होता है, टोकन लेके फिर आप बस में जा सकते हैं। वो टोकन दिखा के उसके बगैर आप नहीं जा सकते। तो उस हिसाब से निकलें कि आप ना लेट ना हो, क्योंकि अगर आप 10 मिनट 15 मिनट भी लेट हो जाते हैं ना, तो वो लोग नहीं सुनते। क्योंकि ये भी मैंने अपनी आंखों से देखा था। एक आदमी था जो उसने दूसरी दफ़ा अपॉइंटमेंट ली थी और लेट पहुंचा। उन्होंने इस दफ़ा भी उसको वापस भेज दिया कि आप जर्मनी जा रहे हैं, आपको टाइम की वक्त की जो पाबंदी है ना वो तो करनी पड़ेगी। वो काफ़ी देर उनकी मिन्नतें करता रहा, लेकिन उन्होंने उसकी नहीं सुनी, उसको अंदर नहीं जाने दिया और उसका जो है ना इंटरव्यू वो कैंसिल हो गया था। ये था अपॉइंटमेंट ले के इंटरव्यू तक की बात। नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँगी आइल्स का जो एग्ज़ाम होता है उसकी आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी और मैंने कैसे पास किया, मैं उसके रिलेटेड आप अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी। मेरी जो फ़र्स्ट अपॉइंटमेंट थी, जो मेरा फ़र्स्ट इंटरव्यू था, वो मैं अटेंड नहीं कर सकी थी। वो किस वजह से मैं नहीं कर सकी थी, और उसके बाद मैंने जब दोबारा अप्लाई किया और मुझे 4 माह के बाद फिर से उन्होंने अपॉइंटमेंट दे दी थी, फिर से मेरा इंटरव्यू था। वो कौन सी वजह थी और कौन से रीज़न होते हैं जिनकी वजह से आपको जो है ना जल्दी अपॉइंटमेंट मिल सकती है, नहीं तो 2 से 2.5 साल आपको फिर से वेट करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में जहाँ तक मुझसे हो सका मैं अपना जो एक्सपीरियंस है डिटेल में शेयर करूँगी। दुआओं में याद रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।